ऐसा क्या वाकया था कि आपको एक जेलर को जेल में डालना पड़ गया? एक दिन मेरे पास एक एजेड आदमी आया, 50-60 साल के आसपास का होगा। उसने कहा मेरे से पैसा मांगा जा रहा है अच्छा। जेल से। तो जेलर को हमने अरेस्ट करने पहुंचे, तो क्योंकि पुलिस जेल विभाग और पुलिस विभाग दोनों अलग हैं। आम जनता सोचती है कि महिला के साथ गैंगरेप करते हैं इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड एंड ससुर। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहाँ पहले आपको याद है कि डिलेज बहुत थे, मतलब कि गैंगस्टर इतनी हिम्मत दिखा रहा हो, करे एसपी को भी देख लो। रियल लाइफ एनकाउंटर हुआ, 3 घंटे चला, अच्छा। 3000 गोलियां चली और हमें सक्सेस मिल गई। अंकल को समझा दे बेचारे के 50 साल 60 साल का हो गया, कब्र में पहुंच जाएगा, क्यों पंगा ले रहे हो मेरे साथ। टिपिकल वेस्टर्न यूपी की भाषा नहीं होती है। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा था आंटी छोड़, प्लॉट छोड़, तू सब छोड़, तो ऐसा कर, तेरी जो बेटी है ना, एक रात उसे भेज दे बस। कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी, और शायद इसी वजह से आम आदमी पुलिस से डरता है। इसी पुलिस की छवि को बदलने की कोशिश करी एक पुलिस वाले ने। खाकी को दागदार करने वाले पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। कहानी कुछ कुछ फिल्मी लगेगी पर है हकीकत। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज आवाज़ लीगल अड्डा में हमारे खास मेहमान हैं उत्तराखंड के एक्स डीजीपी अशोक कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ लीगल अड्डा में। बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा क्या वाकया था कि आपको एक जेलर को जेल में डालना पड़ गया था? जेलर को जेल में डालने वाली कहानी ऐसी है कि एक दिन मेरे पास एक एजेड आदमी आया, 50-60 साल के आसपास का होगा, और उसकी पूरी तरह से ग्रामीण वेशभूषा का आदमी। और उसने कहा कि सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी, मैंने कहा बताइए। उसने कहा मेरे से पैसा मांगा जा रहा है। अच्छा, जेल से। जेल से पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, और 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो आई वाज शॉक्ड कि इतना गरीब आदमी है बेचारा, है दिखने में ही ऐसे ही लग रहा है गाँव का, तो कहाँ से 1 लाख। मैंने कहा तुम्हारी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं लगती है। हाँ। बोले नहीं सर, ये बहुत बदमाश होते हैं, इनको पता होता है कि इसकी ज़मीन है, ये दुकान है, बेच के देगा। हाँ, तो 1 लाख रुपये पैसा मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है मैं तुम्हारे परिवार में से किसी एक को मार दूंगा। अच्छा। हाँ, ये मरवा दूंगा, जबकि वो जेल में है, नाम है अपराधी का। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसको ट्रैप करवा लेते हैं। तो मैंने कहा पैसा कहाँ देने को कह रहा है? कह रहा सर जेल में ही मांग रहा है, मतलब पैसा जेल में ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था। ये मेरे लिए अपराधी जेल में बैठ के जेल में ही पैसा मांग रहा है? हाँ, ये मेरे लिए नया भी था। मैं सोच रहा था अपने किसी गुरके को, चेले को भेजेगा उसके पास, बिल्कुल है, और वहाँ से पैसा कलेक्ट करा लेगा, ठीक है ना। पर उसने कहा नहीं, उसने जेल में ही पैसा मंगवाया है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बाबा, मैंने कहा ट्रैप कराओगे? तो पहले तो सोचा थोड़ा, और फिर बोला हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा होने से आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को देखा जाएगा, जो मेरे परिवार का करेगा, मैं तैयार हूँ। तो फिर हमने पूरे ट्रैप की तैयारी कराई, एसओजी टीम को लगा दिया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात है, मैं एसएसपी हरिद्वार था उन दिनों। अच्छा। हाँ, तो और ये जो विक्टिम है, कंप्लेनेंट, ये लक्सर साइड का था, देहात का था। अच्छा, मुझे अभी याद आ रहा है। तो पूरी जाल बिछाया गया और उसने कह दिया, अपनी डेट फिक्स कर ली, जैसे जहाँ से उसके पास फ़ोन आता था कि मैं इतने तारीख को यहाँ पे आकर के पैसा जो है दे दूंगा, भाई मुझे बख्श दो। तो और उसके साथ साथ हमारी एसओजी टीम भी हमने भेजी। तो सरप्राइजिंगली क्या था कि मैं जानना भी चाह रहा था जेल में ट्रांसफ़र कैसे होगा, भाई वहाँ तो हर क्यूरियोसिटी थी आपके दिल में? क्यूरियोसिटी भी थी। और आप सोचो ना, एंट्री होती है हर आदमी की, पूरी तलाशी होती है, तब आप अंदर जाते हो। इवन जो पुलिस ऑफिसर वहाँ बयान लेने जाता है, वो हर एक का पूरा रिकॉर्ड, एंट्री, सब कुछ होता है। तो उन्होंने, जेल वालों ने पुलिस वालों की A to Z एंट्री करी, जो एसओजी वाले साथ में गए थे, हैं, और इस आदमी की तलाशी भी नहीं ली, इसकी एंट्री भी नहीं करी, वो साथ साथ अंदर चला गया, हैं, ठीक है, और पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो जब पैसा ट्रांसफ़र होकर रंगे हाथों पकड़े गए, तब मुझे एसओजी इंचार्ज ने फ़ोन किया कि सर ये तो सारे जेल वाले इसमें 100% मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब कुछ ऐसा हो रहा है कि जब कोई एज इफ की रूटीन है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा, ना उसकी कोई तलाशी हो रही, उनके मिले बिना थोड़ी हो जाएगा। और जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो आगे बंट भी गया बहुत जल्दी। तो फिर मतलब बिना जेल के ऑफिसर के मिली भगत के ये काम नहीं पॉसिबल था? कैसे पॉसिबल होगा? पैसा ही, जो कैदी से मुलाकात के लिए आप जाओगे, हाँ, आपको पैसा क्यों ले जाने देंगे साथ में, है ना। वो तो गेट पे वहीं रोक देंगे, आपकी एंट्री भी होगी,
हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। तब उसके एनालिसिस से क्लियर हो गया कि जेल वाले मिले हुए हैं, तो उसने मेरे से कहा, डायरेक्शन मांगी, मैंने कहा बिल्कुल गो हैड। तो फिर हमने जेल वालों को अरेस्ट करने का पूरा मन बना लिया। इसमें सारा सवाल ये आया कि जब उसको जेलर को हमने अरेस्ट करने पहुंचे, तो क्योंकि पुलिस जेल विभाग और पुलिस विभाग दोनों अलग हैं, आम जनता सोचती है एक ही है, हाँ, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ओके। हाँ, तो हमें एक प्रकार से इस तरह के वो आई कि जी पूरा जेल विभाग हड़ताल पे चला जाएगा। पुलिस को तो हड़ताल अलाउड नहीं है, ठीक है, पुलिस कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, बिल्कुल। ठीक है, पुलिस में यूनियन भी अलाउड नहीं है, उनके यहाँ है। अच्छा, जेल में यूनियन अलाउड है? हाँ, जेल कर्मचारी को अलाउड है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी भी धमकी, मैंने कहा नथिंग डूइंग, जेल ही भेजेंगे। तो जेलर को हमने अरेस्ट करवाया, उसी जेल में उसको जिस जेल के जेलर थे उसी जेल में डलवा दिया। पुलिस वालों में जब वर्दी पहन लेते पुलिस वाले तो एक साहब की भावना आ जाती है कि हम तो साहब हैं। पर आपने कब ये सीखा या समझा कि भाई मैं साहब नहीं सेवक हूँ? ये जो मेरी किताब है खाकी में इंसान, उसका सेकंड कहानी है उसकी, जिसका मैंने टाइटल दिया है कि थोड़ा सैटारिकल टाइटल है, व्यंग्यात्मक, कि सेवक नहीं साहब हैं हम। जी। तो ये मेरे अंडर ट्रेनिंग के दिन हैं, जब मैं प्रयागराज में एज एसपी अंडर ट्रेनिंग गया था। मतलब हम लोग मसूरी और हैदराबाद की ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट हमको अलर्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्रेनिंग। उसमें हमें कुछ दिन अलग अलग तरह के रोल में रहना पड़ता है, पुलिस लाइन के, पुलिस थानों के, पहले सारा काम एसपी का, डिप्टी एसपी का, सबके काम देखते हैं, सबके ऑफिस से जाते हैं, जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। और फिर हमें लास्ट में ट्रेनिंग के पीरियड में एक थाने में भी इंडिपेंडेंट इंचार्ज रहना पड़ता है 3 महीने, तब जाके आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होती है। तो उस दौरान मैंने ये देखा एटीट्यूड, क्योंकि जब नए नए आते हैं ना सर्विस में तो आपके ख्याल होते हैं, तो मैंने तब ये नोट किया कि सब हाँ, जबकि हमारे आगे लगा हुआ IPS IAS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पर यहाँ कोई सेवा भाव की बजाय तो साहबियत ज़्यादा दिखती है। मतलब हर कोई साहब है, मतलब चाहे वो SP साहब हैं, DM साहब हैं, कोई CO साहब हैं, कोई इंस्पेक्टर साहब हैं, कोई सेवक के रूप में नज़र बहुत कम आते हैं। तो इसलिए वो सैटारिकल वो है कि सेवक नहीं साहब। आपने वहाँ पे मेंशन भी किया है कि कई लोग ऐसे मिले आपको कि आपको ऐसा फील हुआ कि भाई ये सभी लोग साहब हैं, ये तो काम करने के लिए आए ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि वो जो है ना कहीं एरोगेंस आ जाती है, प्राइड आ जाता है, और जो बेसिक हमारा रोल है वो तो जन सेवा है ना, पब्लिक सर्विस के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है। बिल्कुल, ठीक है ना भाई, सरकार क्यों आपको पैसा दे रही है, लोगों की सेवा। हाँ, तनख्वाह दे रही है, इतने सारे घर दे रही है, गाड़ी दे रही है, घोड़ा दे रही है, ऑफिस दे रही है, सब दे रही है, क्यों दे रही है? इसीलिए ना कि हम कोई ना कोई पब्लिक की सेवा करेंगे, है ना, किसी न किसी रूप में हमसे काम लिया जाएगा। पर यहाँ रिवर्स हो रहा है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अपने साहब बनने और साहब बनने के जितने पर्क्स हैं उनको तो एंजॉय करना चाहते हैं, किंतु जो हमारा प्राइमरी रोल है पुलिस पब्लिक की सेवा, उसमें भी कहीं ना कहीं हम साहब बन के ही रहना चाहते हैं। तो वो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ही एकदम कॉन्ट्रास्ट फील हुआ, तब मैंने इसलिए लिखा है। आपके पुलिस कार्यकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, पर कोई ऐसी घटना घटी जो आपके दिल को छू के गई हो? ये तो हंड्रेड्स में होते हैं। पर कोई एक ऐसी घटना जो आप बयान करें कि ये घटना है, ये वाकया है? नहीं, जैसे मैंने इस किताब की पहली कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक महिला है, उसके साथ गैंग रेप हुआ, जो विक्टिम है, शाहजहाँपुर की कहानी है जी। ठीक है, मैं SP शाहजहाँपुर था। उसके और उसके परिवार में टोटल 3 आदमी हैं, महिला है, उसका हस्बैंड और ससुर है, ठीक है। तो ये 3 लोग जो है, इलेक्शन है, गांव में प्रधानी का चुनाव है, सरपंच जिसे बोलते हैं, और उस चुनाव में ये लोग जो प्रधान बने उनके दूसरी पार्टी को वोट किए, ठीक है, पता चल ही जाता है जी। हाँ, बूथ वूथ से जो भी आइडिया लग गया। तो प्रधान बनने के बाद वो 4 लोग आते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिया ना, अब उसका मजा लो। ये महिला के साथ गैंग रेप करते हैं इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड एंड ससुर, दोनों के सामने। और फिर जाते जाते चारों ये धमकी दे के जाते हैं कि इसको पुलिस को रिपोर्ट किया तो देख लेना, तुमने हमें वोट नहीं दिया था, उसका मजा मिल गया, ठीक है। ये दबंगई थी, ये दबंगई थी, लठाती थी, ठीक है। और अब अगर आपने आगे इसको रिपोर्ट किया तो फिर समझ लेना आप।
तो बेचारा पति और ससुर दोनों हिम्मत नहीं करते, डर जाते हैं। डर जाते। और ये महिला कहती नहीं मैं तो रिपोर्ट जरूर करूँगी, इतनी बड़ी जाति मेरे साथ हुई। फाइनली महिला रिपोर्ट करती है, फाइनली वो चारों अरेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, किंतु हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जहाँ पहले आपको याद है कि डिलेज बहुत थे, आज के उसमें हम मान के चल रहे हैं कि अब कुछ सुधार आएगा, जो 3 नए कानून आए हैं। डिले बहुत था, जस्टिस जो है ना, जमानत, क्योंकि कहते जब तक सिद्ध नहीं हो गया अपराध, जमानत आपका अधिकार है। बिल्कुल। और वो चारों बेल पे आ जाते हैं ओह, बाहर। वहाँ मुझे महिला मिलने आती है। दोबारा से वो महिला आपके पास आती है? पहली बार मेरे पास नहीं आई है, पहली बार वो थाने तक ही थी, इतना काम हो गया। अच्छा। तो जब वो मेरे सामने आती है तब वो कहती है कि सर मेरे पति को इन्होंने ड्रग्स के केस में पुलिस ने जेल भेज दिया, और मेरा पति एक राज मिस्त्री है, मैं जानती हूँ उसने ज़िंदगी में न ड्रग्स का काम किया, न खुद ली, न कभी सवाल ही नहीं उठता, कोई ड्रग पेडलर नहीं है कि वो जो ड्रग्स बेचता हो, पर पुलिस ने झूठा फंसाया उसको। ठीक है, और उन लोगों ने फंसवाया जिन्होंने मेरे साथ गैंग रेप किया, उन्होंने पुलिस से साठगांठ करके तो पुलिस की मिली भगत से उसको झूठा केस है। तो आई फेल्ट की महिला सच बोल रही है। ठीक है, परंतु हमारे उसमें ना जो हमारा जो कंप्लेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, उसमें 95% टाइम यही होता है, खाली पुलिस नहीं, सभी दूसरे विभागों में, कलेक्ट्रेट में भी, कि हमने जो है जांच में आगे भेजा, उसकी कंप्लेंट आएंगी, हम मार क्या करेंगे, हम डीएसपी को मार करते हैं कि कृपया जांच कर आख्या दें। डीएसपी साहब एसएचओ को मार कर देते हैं, डीएसपी साहब पे टाइम नहीं जांच करने का। ठीक है, तो एसएचओ साहब जो है क्या आख्या मार करेंगे, थाने के खिलाफ तो कंप्लेंट ही है, वो तो कह रही थाने ने झूठा भेजा। मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट है जांच करता भी वही है, जांच करता भी वही है, रिपोर्ट करता भी वही एक रिपोर्ट बना देता है, ये लेडी तो पेशबंदी में दरखास्त दे रही है, ऐसा कुछ नहीं, इसका पति तो साइकिल में, उसके साइकिल में निकली थी चरस 1 किलो है, तो इसलिए हमने इसको जेल भेजा है। ठीक है, तो सिंस आई बिलीव द वुमन इज क्वाइट राइट, तो मैंने उसकी एक पैरेलल इंटेलिजेंस इंक्वायरी और कराई थी। ओके। तो वो मैंने फिर एलआई वाले को बुलाया 3 दिन बाद, सीओ साहब को ही बुलाया, दोनों को जांच रिपोर्ट लेके बुलाया। तो सीओ साहब जो डीएसपी होते हैं यूपी में, कहीं कहीं एसीपी होता है, वही रैंक है ना, दिल्ली में एसीपी होता है, यूपी में सीओ बोलते हैं। तो उसकी रिपोर्ट ने वही लिखा कि साहब महिला तो पेशबंदी से वो है, और इसका पति तो ड्रग्स में डील करता था, इसीलिए थाने से जेल भेजा गया। फिर एलआईयू को बोला, एलआईयू कहती है साहब 100% सच बोल रही है महिला, सच ही नहीं बोल रही, पूरा गांव जानता है, जानता ही नहीं, उन्होंने ढिंडोरा पीट के खुद बोला है। दोनों की कॉन्ट्रास्ट रिपोर्ट थी। कॉन्ट्रास्ट में देखो ना, जो क्रिमिनल है वो कह रहा है, खुद बोल रहे हैं ढिंडोरा पीट पीट के कि देखो इस महिला ने हिम्मत करी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, अब देखो हमने जेल भिजवा दिया ना। मतलब पूरे गांव को पता है कि राज मिस्त्री है, इसका ड्रग से कोई मतलब नहीं, और इन लोगों ने, दबंगों ने उठा करके इसके पति को, इसने क्योंकि हिम्मत करी थी, जेल भिजवा दिया। तो मैंने अपने सीओ से पूछा भी, बोला सर क्या करें, पुलिस वाले को जेल भेजना पड़ेगा, फिर अब गलती तो करी है उसने। मैंने कहा भाई अब सच तो बताओ, एसपी आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह से फाइनली उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया, सब इंस्पेक्टर को। तब उसका बात ये है, आप ये सोचिए, ये महिला जब मेरे सामने आती है तो ये कहती है कि सर मैं क्या करूं, या तो मैं उनको सरेंडर कर जाऊं कि माई बाप गलती हो गई, मैंने रिपोर्ट करी थी, मुझे माफ़ कर दो, हैं, या मैं भूखों मरने की तो नौबत आई कि एकमात्र जो वर्किंग हैंड है वो तो जेल चला गया, ससुर काम कर नहीं सकता, तो महिला क्या करेगी बेचारी, या फिर मैं सुसाइड करूं, या फिर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसे भी लगता है कि फिर मैं फूलन देवी बन जाऊं। बिल्कुल, है ना। तो ऐसी चीज़ें टच कर जाती हैं आदमी को, और ऐसी कहानियाँ पुलिस के लाइफ में, अगर आप सेंसिटिव इंसान हैं, संवेदनशील इंसान है, तो डेली एक ना एक आ जाती है। पर इतनी ज़्यादा हो सकता है डेली ना, मंथली एक आ जाएगी, इतनी बड़ी कहानी, पर आई तो हमारी लाइफ में हंड्रेड्स हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जब पुलिस विभाग में आए थे उस टाइम पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था, और आतंकवाद अपना पैर उत्तराखंड में भी पसार रहा था। आपकी पोस्टिंग प्रयागराज से उत्तराखंड होती है, तो उस टाइम आतंकवाद का क्या माहौल था जब आप पहली बार उत्तराखंड पहुंचते हैं? देखिए, तब तक उत्तराखंड नहीं बना था, तब इसको यूपी की तराई ही बोलते थे। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड बना 2000 में, और मैं आया था जून 93 में। ठीक है, तो यूपी की तराई में पंजाब के आतंकवाद का काफ़ी जो है असर था, क्योंकि एक बेल्ट है
वो जो देहरादून से शुरू हो जाती है पहाड़ किनारे की बेल्ट, बिल्कुल। और वो आगे लखीमपुर खीरी तक वहाँ तक जाती है। और इस बेल्ट में चूंकि पहले तराई थी और बाद में जो है ना ये ज़मीनें अलॉट हो गई, जो लोग पंजाब से आए, जो पाकिस्तान से आए, उनको भी अलॉट हुई, कुछ बांग्लादेश साइड से, जो बांग्लादेश किस तरफ से जो आए उन लोगों को भी ज़मीनें अलॉट हुई। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग बसे हुए हैं और उन्होंने इस एरिया को बहुत आबाद कर दिया। अब ये बहुत ही खुशहाल और वो है, उपजाऊ एरिया है, यूपी की तरह ही कह लो, अब उत्तराखंड बन गया उसकी तरह ही कह लो। तो इसमें अच्छी खासी संख्या में पंजाब की पॉपुलेशन थी और इसलिए उन लोगों ने यहाँ भी आकर के अपनी वही विचारधारा जो है खालिस्तान वाली विचारधारा को फैलाने की कोशिश की और 10 साल तक इसका असर जो है यूपी की तराई में रहा। तो 84 टू 94, ठीक है। तो मैं एज एडिशनल एसपी नैनीताल बन के गया था और 93 जून 93 में, और मैं 1 साल ठीक वहाँ पे रहा। तो 1 साल में जो माहौल हमने देखा जब मैं गया तो पूरा एक प्रकार से आतंक का माहौल था। शाम होते ही कोई लोग सड़कों पे निकलते नहीं थे कोई भी, और एक डर था। एसपी साहब भी एक पूरी प्लाटून लेकर के अपने साथ चलते थे। अच्छा। हाँ, उनके घर पे ही एक कंपनी पीएसी पड़ी रहती थी, मतलब सुरक्षा में। मतलब इतना ज़्यादा भय का इतना वातावरण भय का माहौल था। सिर्फ एक नैनीताल जिले में मैंने डाटा निकाला था, इन 10 सालों में 100 घटनाएं आतंकवाद की हुई एक नैनीताल जनपद में, जो उसकी तराई थी, ठीक है। और उसमें 300 लोग मारे गए और जो आतंकवादियों का गैंग था वो 45-46 तक गया टोटल नंबर। और इस पूरे उसकी सबसे बड़ी घटना थी 91 अक्टूबर 91 में दशहरा में रामलीला में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 70-72 लोग मारे गए थे एक ही इंसिडेंट में। तो इतना माहौल था और फिर लकीली जो है हमने 1 साल काम किया और फाइनली सक्सेस भी प्राप्त की। अच्छा, एक आतंकवादी जिसने 200 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी और 25 से ज़्यादा तो पुलिस वाले मारे गए थे उसमें, वो हत्या कर दी थी उसने, तो सर उस आतंकवादी के एनकाउंटर का क्या वाक़या था, कैसे किया था? देखिए, ये उस अकेले ने 200 से ज़्यादा नहीं की थी, उस पर आरोप था। हाँ, जो मैंने बोला पूरा 10 साल का ये मैंने डाटा दिया। नैनीताल जिले का 300 ओवरऑल 300 मर्डर्स कह लीजिए, 300 लोगों की डेथ कह लीजिए और लगभग 100 आतंकवाद के केसेस। तो ये जो जब मैंने ज्वाइन किया जिस दिन, प्रयागराज से मेरी पोस्टिंग हुई रुद्रपुर, मेरा हेडक्वार्टर रुद्रपुर था, नैनीताल नहीं था। अच्छा। पोस्टिंग में लिखा था एडिशनल एसपी नैनीताल, किंतु जब मैं आया तो मुझे पता चला मेरा रुद्रपुर हेडक्वार्टर रुद्रपुर में है। तो उससे 2 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था बाजपुर में। अच्छा, आपके आने से ठीक 2 दिन पहले? हाँ, तो जो है उस एनकाउंटर में गन्ने के खेत में आतंकवादी थे, ठीक है। और जो है पुलिस को पता चल गया, फिर पुलिस ने घेरा डाला, रात भर पुलिस घेरा डाले पड़ी रही, उसमें सीआरपीएफ वगैरह वाले भी थे। और उसमें जो पुलिस घेरा डाल के पड़ी रही, घेरा डाल के अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे के करीब, जब सनलाइट आती नहीं है उससे जस्ट पहले, इन आतंकवादियों ने एक चांस लिया। 4 आतंकवादी थे, उन्होंने चांस ये लिया कि अगर डे लाइट आ गई तो फिर तो पुलिस हमें वो करेगी, क्योंकि वो शाम के टाइम ट्रैक हुए थे। तो इसलिए उन्होंने छेड़ा नहीं भी रात में एनकाउंटर में जाने किसको गोली लग जाए, हमारे वालों को लग जाए, तो इसलिए रात भर घेरा डाल के अगले दिन ऑपरेशन शुरू करती हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग एक बर्स्ट फायर मारते हुए चले गए, उसमें 2 पुलिस वाले मर गए। अच्छा जी, तो ये हुआ, ये फेल्ड एनकाउंटर है और उसके बेस पे वहाँ के सारे अधिकारी बदल दिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई पुलिस ने सफल ही नहीं, पुलिस को जब घेरा डाल दिया था तो पूरे डिपार्टमेंट का तबादला, पूरे डिपार्टमेंट के नाम खराब हो जाता है। कई बार हमारी मजबूरी भी होती है, कई बार लक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो मैं उसके फलस्वरूप वहाँ पहुँचा था। तो जब मैं पहुँचा, जबकि मैं तो सोच रहा था नैनीताल में तो मेरे को अच्छा वो मिलेगा, मतलब प्रयागराज की बात की, हाँ, ठंडे पहाड़ी एरिया में जाएंगे। जबकि वहाँ पहुँचा तो देखा, मुझे मेरे पास टास्क ये था कि ये आतंकवादी जो चारों भागे हैं इनको पकड़ना है। सो उस दिन से हमने उस टास्क को अपना बनाया और फाइनली उसको अचीव करने में 6 महीना लगा। 6 महीने लग गए उनको। तो बहुत सारी चीज़ें हमने की, पब्लिक का माहौल चेंज किया, लोग सामने आके सूचना देने लग गए। पहले क्या होता था कि जो शरण देते थे आतंकवादियों को, उनको भी हम टाडा में जेल भेज रहे थे पुलिस वाले। इस वजह से लोग डर, टाडा एक्ट था ना, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट,
तो हमें इतना तो पक्का एहसास था जब आप चीज़ों की गहराई में जाते हैं कि कोई भी आदमी खुशी से किसी को रोटी नहीं दे रहा है या शरण नहीं दे रहा है। वो तो बंदूक की AK-47 की नोक पे शरण दी जा रही थी। तो हमने कहा भाई नहीं, हम जो है ना शरणदाता वाली क्लॉज ही ख़त्म करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो वो थोड़ा एकदम से उनके बीच से बहुत बड़ा बर्डन हट गया, क्योंकि इस क्लॉज के थ्रू करप्शन भी हो रहा था। डरा भी रहे थे लोगों को कि तुम्हें इसमें फंसवा देंगे। झूठा भी तो फंसा देते हैं बहुत सारे लोग, जी जी जी। मीडिएटर फंसा देते हैं। जो पुलिस को कहते हैं हम आपका आतंकवाद में साथ दे रहे हैं, वो अपना ही धंधा कर रहे होते हैं कि हम बचवा देंगे, हम लगवा देंगे। तो ये सारे गेम भी चलती रहती है, करप्शन भी चलता रहता है, पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। मैंने उस सबको जीरो कर दिया। मैंने कहा ये क्लॉज में मैं अंदर भेजूंगा ही नहीं। हाँ, ये क्लॉज खत्म करेंगे तो हम हाँ, इजीली टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें जल्दी सूचना आने लग गई। वो कहेंगे साहब वहाँ पे थे, पहले क्या सूचना देंगे तो आपको कैसे, अच्छा आपके घर होके तो आप भी मुलजिम हो। तो हमने वो उनका डर खत्म। फिर हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू किया कि आतंकवादी नहीं है, सब आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका कोई साथ देने वाले नहीं है। ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं, पुलिस का भी कर रहे हैं। आतंकवाद किसी को कुछ दे के नहीं जाता। इट इज़ ओनली ए ट्रेजेडी फॉर ईच एंड एवरीवन। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोचता है तो आतंकवाद से सिर्फ त्रासदी निकलती है और कुछ नहीं निकल सकता। निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो वो बात धीरे धीरे उनको समझ आने लगी। उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया। हमें सूचना कंक्रीट होने लग गई। पहले 2 दिन का गैप था, जब चले जाते थे 2 दिन बाद सूचना आती थी। फिर वो गैप 1 दिन पे आ गया, फिर वो कंक्रीट सूचना भी आ गई। तो रियल लाइफ एनकाउंटर हुआ, 3 घंटे चला, 3000 गोलियां चली और हमें सक्सेस मिल गई। मैंने सुना था एक बार किसी डॉन ने आपको धमकी दे दी थी। गाजियाबाद का कोई डॉन था, उसने SSP को फ़ोन करके धमका दिया। उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ? SSP को नहीं उसने फ़ोन किया। हाँ। मैं बताता हूँ, वो कहानी बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ। वो भी मैं SSP हरिद्वार था। अच्छा। और जो गैंगस्टर थे 2 लोग, मतलब उसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, मतलब पूरे वेस्टर्न यूपी और हरिद्वार में उसका टेरर था। कम से कम भी 30 मुकदमे थे इसके ऊपर। ठीक है। तो उसने हमारे टाइम में 2 जगह पैरेलली ऑपरेट कर रहा था वो उस टाइम जिसमें एक घटना होती है। रुड़की के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर को उसने धमकी दिया कि मुझे कॉल दिया कि 5 लाख रुपया भेज दो। तो उसने कहा मेरी हिम्मत वो नहीं है, औकात नहीं है, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं। सो ही रीच्ड मी थ्रू पुलिस हेडक्वार्टर्स एज SSP। वहाँ मिल के आया, उन्होंने मेरे पास रेफ़र कर दिया, मेरे पास आ गया। तो मेरे को इसने बताया तो मैंने कहा भैया इमीडिएट FIR करो। ठीक है। तो FIR हो गई रुड़की थाने में। रुड़की का था वो शॉपकीपर। तो FIR होने के बाद वो 1 दिन बाद मेरे पास आया दोबारा, और इस बार बिल्कुल हिला हुआ, घबरा हुआ। हाँ, भयंकर रूप से। मतलब जो पहले तो उसकी आवाज़ भी सही थी, सब ठीक था, इस बार तो उसकी आवाज़ भी कांप रही थी, खुद भी कांप रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर अब तो ऐसी कॉल आई है कि बस मेरे तो प्राण निकल जा रहे हैं। फिर उसने मुझे कॉल सुनाई। अच्छा। हाँ। तो उस कॉल में वो धमकी दे रहा है और ऐसी ही लैंग्वेज यूज कर रहा है, मतलब हम बोल ही नहीं सकते। ऑल काइंड ऑफ गालियाँ, भयंकर जैसे बदमाश बोलते हैं। कि उस डॉन को पता चल गया था कि इसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है, SSP 7 तक मामला पहुंच गया है। ये तो पता चल ही गया। वो ये कह रहा है कि माँ बहन और सब करते हुए, शोर गंदी गालियाँ करते हुए, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू पुलिस में रिपोर्ट करा दी। मैंने तो 2-2 टपका के आ जाते हैं मेरे लोग, वो लोग हिम्मत नहीं करते मेरे भाई ने मैं रिपोर्ट कराने की। तेरे से तो मैंने खाली 5 लाख मांगा था, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ FIR करा दी। फर्स्ट। दूसरा उसकी लबोलवाब ये था कि अब मैं देखता हूँ तुझे तेरा SP कैसे बचाता है, तुझे भी देखता हूँ, SP को भी देखता हूँ, हैं, और मैं तेरे वहाँ पे इतनी गोलियाँ मारूंगा, मतलब आप समझ सकते हो गाली वाली देते हुए, गाली वाली लैंग्वेज में, कि तेरे शरीर के छलनी हो जाएगा। और तेरा बच्चे जो हैं अब उनको संभाल के रखना।
इसलिए डरा हुआ था बेचारा कि सर मैं क्या करूं, आपने एक गनर, तो मैंने एक गनर दे दिया था उसको पहले दिन ही जब FIR लिखवाए थे। एक गनर से मेरा क्या होगा, 24 घंटे तो रह नहीं सकता, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे दुकान पे भी जाना है, तो न तो मैं बच्चे को स्कूल भेजने की हिम्मत कर सकता, न मैं दुकान पे जा सकता, न मैं घर संभाल सकता। तो वो इतना डरा हुआ था, और मतलब कि गैंगस्टर इतनी हिम्मत दिखा रहा हो, कह रहा SP को भी देख लूँगा। तो ये थी वो कहानी। बट वो दूसरी जगह पैरेलली एक और कॉल कर रहा था। हाँ। उस कॉल में हमने इसके बाद ना, इसकी कॉल के बाद उसको ट्रैप करना शुरू किया, परंतु हर बार वो जो है निकल जाता था। उन दिनों सिस्टम ये था कि ये लोग PCO से कॉल करते थे, तब तक मोबाइल्स आ गए थे बट इतने ज़्यादा नहीं आए थे, ये 2003 की बात है, ठीक है, 2003। तो PCO से कॉल करते थे जिससे कि एनोनिमिटी बनी रहे, और PCO से कॉल, PCO को ट्रैक करके हमारी गाड़ी जाती थी तब तक ये भाग जाते थे, निकल जाते थे। तो हमने एक कॉल एक लेडी को और कर रहा था, वो उसके हस्बैंड से एक प्लॉट कब्जाना चाह रहे थे कि तो प्लॉट से अपना क्लेम छोड़ दे। प्रॉपर्टी उन दिनों के हिसाब से 2-3 करोड़ की थी, आज के ज़माने में 20-30 की हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो उसने कह रहे थे कि उससे क्लेम छोड़ दो, तुम ये हमारे को दे दो, ठीक है। वो कॉल कर रहे थे, तो हमने इन दोनों को बोला आप कॉल को थोड़ा लंबा करो किसी तरह, तब हमारी पुलिस सफल होगी। तो क्या हुआ, जिस दिन हम 4-5 बार असफल हो चुके थे, फाइनली जिस दिन हमारा सफल दिन आया, उस कॉल में क्या हुआ कि जो एक ओल्ड लेडी थी जिसके प्लॉट पे कब्जा करना चाहता है, हाँ, तो उससे पूछा आंटी कहाँ गए अंकल जी, तो बोले अंकल जी तो आज नहीं है, तुम बताओ, हैं। तो वो बात में लगा लिया आंटी ने, वो बात खींचते चले गए। थोड़ी देर बाद जो है ना, उन्होंने उसके दोस्त जो गैंगस्टर 1 है उससे फ़ोन गैंगस्टर 2 ने ले लिया। गैंगस्टर 1 वाज टॉकिंग ओनली अबाउट द प्लॉट, जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, और उस पर कब्जा कैसे हो, और अंकल को समझा दे बेचारे कि 50 साल 60 साल का हो गया, कब्र में पहुंच जाएगा, क्यों पंगा ले रहे हो मेरे साथ, फाइनली मुझे वही करना पड़ेगा, अब तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। वो तो ये बातें कर रहा था। फिर उसने फ़ोन दे दिया दूसरे को अपने, बोले आंटी ले तो इससे बात कर, ऐसे टिपिकल वेस्टर्न यूपी की भाषा नहीं होती है, अच्छा, हाँ, उसी ऐसे करके। तो उसने कहा था आंटी छोड़, प्लॉट छोड़, तू सब छोड़, तो ऐसा कर, तेरी जो बेटी है ना, एक रात उसे भेज दे वापस। ये सेकंड ने, उसकी नज़र थी, उसी की कम्युनिटी के थे ये लोग, जाट कम्युनिटी के थे, हैं। तो बोली अरे कमीने कुत्ते, फिर उसने 20 बिल्कुल वो हो गई बर्स्ट, उसको 20 तो उसने गालियां सुनाई कि तूने मेरे को समझ क्या रखा है, हम लोग इतने गिर जाएंगे क्या, प्लॉट के लिए मैं अपनी लड़की को, तुमने हमें क्या समझ रखा है। तो उस बात में टाइम खींचता चला गया, हमें कॉल पे आ ही गया था पहले ही। तो ये गाजियाबाद के किसी PCO से कॉल कर रहे थे, तो हमने SSP गाजियाबाद से ही बात कर ली, उनके SOG से ही बात कर ली। अच्छा, इतना हमारा पहले ही ट्रैक हो गया था, इनकी सारी कॉल ना गाजियाबाद एंड अराउंड के एरिया से आती थी, तो हमारी SOG टीम यहीं पे स्टेशन थी। तो वो उस दिन लकीली टाई अप भी हो गया, सब हो गया, उनकी टीम भी आ गई। 17वें मिनट पे ये लोग PCO में ही एनकाउंटर हुआ, वहाँ मारे गए। डेपुटेशन पे BSF और CRPF के भी IG थे, तो उस दौरान के भी कुछ वाकया होंगे? देखिए, मैं CRPF में तो 1 साल रहा SDIG, और फिर प्रमोशन होके मैं BSF में आ गया, 4 साल BSF में रहा। दोनों के बहुत वाकयात हैं। जो CRPF को तो उन दिनों का जो माहौल था ना, कश्मीर में भी थी, मेरे पास 5 यूनिट थी, मेरा हेडक्वार्टर नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में जो CRPF का कैंपस है, और मेरी बटालियन एक जम्मू में, एक कश्मीर में, एक बंगाल में, एक बिहार में, और एक दांतेवाड़ा में थी। ओके, हाँ, बीजापुर के पास दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में थी। तो उन दिनों माहौल ऐसा था कि आप समझ सकते हैं, नक्सलिज्म अपने पीक पे था। मेरे ख्याल से देश के नक्सलवाद के इतिहास में सबसे बड़ी घटना ये अप्रैल 2010 में हुई थी, जिसमें 76 CRPF के जवान मारे गए थे। एक पूरी कंपनी, उसका उन्होंने एम्बुश लगाया था और पूरी ब्लास्ट कर दिया था, और उसके बाद पेड़ों से गोलियां मार मार के जो बचे हुए थे उनको भी ख़त्म कर दिया था। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो भी थे उस वक्त के, उन्होंने कहा था नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, पहली बार बोला था। तो इस पीक टाइम था, और टफ टाइम थे CRPF के लिए भी और देश के लिए भी। और आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ, मेरी किताब भी है आंतरिक सुरक्षा पे,
कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उन दिनों तो रोड ओपनिंग पार्टीज लगती थी, कोई भी किसी को जाना होता था, ठीक है। और नक्सलवाद पीक पे था, जैसे मैंने कहा। आज जो है नक्सलवाद उन दिनों से घट के 1/3 रह चुका है, और वो लोग बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना डिफेंस पर में है। मैक्सिमम जगह पे पुलिस, वो तो डेवलपमेंट भी नहीं करने देते थे उन दिनों। नक्सल। हाँ, सड़क नहीं बनने देते थे, आपकी जो टेलीकॉम लाइनें बिछाना चाहते थे वो नहीं करने, बिजली नहीं जाने, तो खुद ही लोगों को अनडेवलप्ड रखे हुए थे और आरोप लगाते थे कि सरकार ने डेवलपमेंट नहीं किया। तो एनीवे वो एक फेज था। तो मेरा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था, चैलेंजिंग फेज था नक्सलवाद से, जो मेरा सीआरपीएफ का था। बीएसएफ में मैंने कुछ समय बंगाल बॉर्डर पे बिताया, एज आईजी बंगाल फ्रंटियर। कुछ समय मैंने पंजाब बॉर्डर पे बिताया, एज आईजी पंजाब फ्रंटियर। और कुछ समय मैंने इस पे लगाया, क्या नाम, आईजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में। तो मैं, बाकी तो बहुत सारी यादें हैं बीएसएफ की। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती थी कि जो जवान था ना, 6 घंटे दिन और 6 घंटे रात ड्यूटी कर रहा था, जो मुझे लगता था बहुत टफ है, क्योंकि इसका मतलब उसे कोई भी 6 घंटे की नॉन स्टॉप स्लीप नहीं मिली, नींद नहीं मिली। 2 टुकड़ों में सोएगा वो आदमी को। एक यंग आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर उसे 6 घंटे दिन 6 घंटे रात देना है, तो उसको तो 8 घंटे नॉन स्टॉप मिल ही नहीं रहे हैं। उठेगा, फिर बाथरूम जाएगा, तैयारी भी करेगा, कपड़े बदलेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा। तो ये उसका एक तो बड़ा ट्रेजिक फेस लगता था। दूसरे, उनकी लिविंग कंडीशन जो बॉर्डर आउटपोस्ट वगैरह थी, वो उन दिनों बहुत अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने एमएचए में प्रयास करके उनके लिए बहुत सुविधाजनक बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए कि मिनिमम ये तो होना ही होना चाहिए, वो सब करवाया। वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। मुझे याद है कि 3 साल में लगभग 1500 करोड़ रुपया लगा करके पूरे देश की जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी उनको अपग्रेड किया। और मुझे उनके वेलफेयर के लिए और जो स्टेप्स हो सकते थे वो भी किए। मुझे एक स्पेशल याद है कि 2 डिज़ाइन, वैसे तो मैंने बीएसएफ की बहुत बिल्डिंग डिज़ाइन की, 1-2 मुझे स्पेशल याद है। एक तो हुसैनी वाला में, जहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारी गैलरी है, विजिटर्स गैलरी, और एक वाघा में। अच्छा। हाँ जी। तो वो आपने डिज़ाइन करवाई वो थी? मैंने डिज़ाइन करा। जो हुसैनी वाला थी वो 16 करोड़ की गैलरी बनी थी तब, और ये वाघा वाली 25 करोड़ की। वाघा में मुझे इसलिए याद है कि हमारी गैलरी पाकिस्तान से छोटी थी। अच्छा। हमारी कैपेसिटी 3-1 हज़ार की थी, उनकी 7,000 के करीब थी। और हमारा टूरिस्ट डेली 10,000 प्लस जाने लग गया था। वीकेंड पे तो पक्का ही 10 प्लस होता था, 10, 12, 13 तक। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था उसे मैनेज करना। तो हमने जो डिज़ाइन किया, आपकी बात 15,000 प्लस की गैलरी डिज़ाइन की, और बहुत भव्य, बहुत ग्रैंड है, आपने देखा होगा। जी हाँ, मैं हुसैनी वाला बॉर्डर पे गया हुआ हूँ और वो गैलरी बहुत शानदार तरीके से डेवलप की गई है। वाघा पे भी जी हाँ, हमने इसको भी खालसा कॉलेज वाले उस पर थोड़ी उसकी वो लिया हमने, हेरिटेज बिल्डिंग वाला डिजाइनिंग किया। तो अब हम उनसे ज़्यादा बड़े और भव्य लगती है हमारी साइड, और ट्रैफिक भी बढ़ चुका है जी। और भी बहुत यादें हैं बीएसएफ की। अच्छा, आप डायरेक्टर विजिलेंस भी थे, तो विजिलेंस के दौरान करप्शन के तो बहुत मामले आते होंगे आपके पास? देखिए, मेरे को 1.5 साल लगभग उत्तराखंड की विजिलेंस को हेड करने का मौका मिला। तो हमारे यहाँ 2015 की बात है ये, तो 15 साल में 150 केस हुए थे ट्रैप के और जो एंटी करप्शन के होते हैं। हमने 1.5 साल में 50 केस किए, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक तो सरकारी वकील को भी अरेस्ट किया था। अच्छा, वो क्या मामला था? वो ये था कि केस को सेटिंग कराने के लिए, किसी क्रिमिनल का केस ख़त्म कराने के लिए, कि जज से मैं सेटिंग करूँगा, और 7 लाख रुपए मांग रहा था। फिर 4+1 पे आ गया था कि 4 मेरे 1 जज के। अच्छा। हाँ, ऐसा करके तो उसको फिर हमने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया था। उसने पहले वकीलों की इकट्ठा करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ और वो जेल चला गया। पर इस दौरान की एक सबसे बड़ी मैं वो बताता हूँ, एक हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी का नाम था, अब पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसके ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था, वाइस चांसलर एंड अदर्स, क्योंकि ये लोग स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप स्कैम कर रहे थे। वो कैसे मतलब? हाँ, ये क्या करते थे, एग्ज़ाम ले लिया उत्तराखंड में जाके, एग्ज़ाम में बच्चों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया, उसमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी ले लिया सब। बाद में उनका कोई रियल एडमिशन हुआ नहीं। अच्छा। और उनको SC/ST का ही करते थे, तो SC/ST को स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने ड्रॉ कर ली, बच्चों ने एडमिशन भी नहीं लिया। ओके। तो बाद में मैंने वो जब अरेस्ट किया तो मुझे देखा कि ये देश भर में चल रहा है स्कैम,
और ये पूरे मतलब बहुत लार्ज लेवल पे चल रहा था ये। बाद में उत्तराखंड में ही हमने पकड़ा तो 200 से 300 करोड़ का तो सिर्फ उत्तराखंड का निकला। तो ये लोग करते क्या है कि बच्चे एडमिशन रियल में लेते नहीं, खाली लिस्टें एडमिशन लेती थी हैं, और लिस्टों के नाम रियल होते थे और एड्रेस रियल होते थे, किंतु वो कभी बेचारे न पढ़ने गए न उन्होंने कोई एग्जाम दिया और उनके पैसे ड्रॉ हो गए और बंट गए। तो ये स्कॉलरशिप स्कैम पूरे देश में मैंने चिट्ठियाँ लिखी सभी जगह, चीफ सेक्रेटरी को और समाज कल्याण सचिव को, जो सोशल वेलफेयर के साथ आता है ना ये पैसा, कि भाई ये स्कैम चल रहा है, इसको देख लीजिए, ये जो पैसा आप स्कॉलरशिप का दे रहे हैं इसको प्रॉपरली वेरीफाई करिए कि बच्चा एडमिशन, क्योंकि इसमें उस विभाग के रोल भी तो इन्वॉल्व होते थे ना करप्शन में, कि बच्चा है ही नहीं, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, ना वो एग्ज़ाम पास कर रहा है, ना फेल कर रहा है, ना पास कर रहा है, उसी को आप स्कॉलरशिप उसके नाम से ड्रॉ होते जा रहे हैं। दहेज अधिनियम के क्या कहते हैं सराहना भी की है और उसका दुरुपयोग पे भी आपने लिखा है। आपने भूमाफिया और पुलिस की मिलीभगत पे लिखा है। आपने आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है। तो पुलिस चाहे तो समाज में रहने के लिए बेहतर, समाज को बेहतर बना सकती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पुलिस का तो ऑल परवेडिंग रोल है, ठीक है। अब ट्रेजेडी ये है कि जो पुलिस है हमारी, वो कहीं ना कहीं उसकी ब्रिटिश कालीन बैकग्राउंड है, मतलब हम वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब तो कानून बदल दिए 150 साल बाद, किंतु जो लिगेसी जिसे बोलते हैं, तो ब्रिटिश काल में पुलिस का सबसे बड़ा यूज क्या था? पहला यूज उन्होंने यूज किया कि रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। देश है, उन्होंने सब किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना, जमींदारों के थ्रू, बिल्कुल, कि भाई हमारी ज़मीन है, हमने आपको बोने के लिए दिया, तुम्हारी नहीं है, और हमें इसका रेवेन्यू दो, कर दो। और जो लोग लगान, जिसको लगान बोलते थे, जो लगान नहीं दे पाते थे, फिर उनको, आपने फिल्मों में देखा, पिटाई होती थी, तो उसको ज़बरदस्ती वसूलने के लिए, किसी साल अकाल पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो भी लगान जरूर लेना है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल हो गया। बाद में जब स्वतंत्रता आंदोलन चला आज़ादी का, उसको क्रश करने के लिए भी पुलिस दमन के लिए, हाँ, उसको दबाने के लिए होता था, तो इसलिए पुलिस की एक नेगेटिव इमेज हो गई, ठीक है। पर वही आज़ादी के बाद उस इमेज को नेगेटिव से पॉजिटिव पे लाना इतना आसान नहीं है। और पुलिस के एक तो ये फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि हमारा काम कहीं ना कहीं किसी लोगों को रोकना है। जैसे वीआईपी सुरक्षा देख लीजिए, हम रोकेंगे ना लोगों को, यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, या कुंभ देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो आदमी थोड़ा, जब ट्रैफिक को देख लीजिए तो थोड़ा पुलिस के नेगेटिव रोल से इसलिए भी वो नेगेटिव रहता है। फिर कहीं ना कहीं हमारी पुलिस में भी कमी है, जो आपने बोला ना, मैंने हर जगह आइडेंटिफाई किया कि अगर पुलिस वाला संवेदनशील हो तो लोगों को तो उसे देख के खुशी होनी चाहिए ना, कि भाई पुलिस आ गई, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। किंतु अभी तक भी वो पुलिस का डर रहता है, रिवर्स फीलिंग है। क्यों? अभी भी पुलिस का मतलब डर, बिल्कुल, डर तो अपराधी में होना चाहिए पुलिस को देख के, जबकि अपराधी नहीं डरता, उसको आम कानून, आदमी डरता है। आम आदमी डरता, कानून के इतने पेंच अपराधी को आते हैं, सोचते पकड़ ही तो लेगा, क्या कर लेगा। बिल्कुल, तो आम आदमी में डर ज़्यादा है, अपराधी में कम है। इसका रिवर्स होना चाहिए कि आम आदमी को तो खुशी होनी चाहिए और अपराधी को रियल में डरना चाहिए, टेरर आना चाहिए उसके अंदर पुलिस का, कि ये पुलिस सख्त है और ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तो ये जो फीलिंग को मैंने कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश की है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए और टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। थैंक यू।